हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइड्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर थिएटर भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लीन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लेन मैकक्लिंटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर थिएटर की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टुअर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे अच्छे स्टुअर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी अभी जिम्मी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं, तो खलनायक के मोड़ को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूँकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए
इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टीवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टीवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी जिम्मी स्टीवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टीवर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से ग्लिन की
निर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिन टॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। पीछा नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की एक परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत यह क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवतः अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी जिम्मी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टेवर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से
ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं, तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टुअर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टेवर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन
जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टुअर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टुअर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी जिम्मी स्टुअर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टुअर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए,
यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लेन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत यह क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टीवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टीवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टीवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टीवर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में
सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की एक परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टीवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टीवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी जिम्मी स्टीवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टीवर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक
रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चर्च का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टुअर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टुअर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी जिमी स्टुअर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टुअर्ट के ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है।
चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूँकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो चलने से हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टुअर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टुअर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी जिमी स्टुअर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का ग्लिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है।
लेकिन स्टीवर्ट की ग्लिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि ग्लिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से ग्लिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट ग्लिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्लिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टीवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टीवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले लिए, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी है अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी जिम्मी स्टीवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए
बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है, लेकिन स्टीवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिम स्टीवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गिलिन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टीवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टीवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी है अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता
होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जन्नेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गलिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिनटॉक एक चर्च का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं के खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता काव्य है अल्फ्रेड
हिचाक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने शक्ति और व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गिलिन मैकक्लेन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिंटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी है
अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गिलिन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की एक परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और
नैतिकता में उतार चढ़ाव थे, इसलिए अभिनेता का भी है अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जन्नेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गलिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों हैं। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली।
जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे, इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द शूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गिलिन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिंटॉक एक चर्च का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। पीछा नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं, तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की एक परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवतः अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे
इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड़ को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे। डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जेनेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गिलिन मैकक्लेलन की टॉक की भूमिका निभाते हैं। एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिंटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं, तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफ द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत यह क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे।
40 के दशक के अच्छे अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भी है अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ भी रिश्ता होता था। अभी अभी जिम्मी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है, चूँकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूँकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मॉन ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज से हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए इस मूवी में लिख कर रहा हूँ बैंड ऑफ द रिवर, जो 1992 की मूवी का रिव्यू। जिमी स्टेवर्ट कई वेस्टर्न में देखे थे, डेस्टी राइट्स अगेन 1939 से लेकर द सूटेड 1976 तक। अभिनेता की सीमा को निरंतर वापसी लगभग शैली के दर्शकों लंबे उत्थान और पतन के संकेत देती है। 1960 के दशक की शुरुआत में सैम पेकिनपा और सर्जियो लियोन के शो जन्नेसी हिंसक संशोधनवाद की शुरुआत से ठीक पहले स्टीवर्ट ने जॉन फोर्ड के साथ मिलकर द मैन हु सोट लिबर्टी वैलेंस द हाउ द वी वेस्ट वॉज वोन कैसी क्लासिकल बनाई। उससे पहले 1950 के दशक में वेस्टर्न अपने सुनहरे दिनों को आनंद ले रहा था। स्टीवर्ट ने उस समय भी प्रगतिशील ब्रोकन एरो निर्देशक एंथनी मॉन की कई वेस्टर्न फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अंत में क्लासिकल मैनचेस्टर 73 भी शामिल थी। यह उस समय के लिए हर संभव उम्मीदवार, अगर केवल रूढ़िवादी पश्चिमी ट्रॉप्स की कमी के कारण स्टीवर्ट गलिन मैकक्लिन की टॉक की भूमिका निभाते हैं, एक कठोर चरवाहा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्र से उभरते हुए घर तक आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए खुद को जोखिम में डालता है, मगर उसे घाटी और पहाड़ी से लेकर पोर्टलैंड से लेक होकर और इसी नाम की नदी के पार आगे पीछे ले जाता है। उस दौरान उसके साथ अलग अलग वफादारी वाले दोस्त और दुश्मन होते हैं। वफादारी का सवाल असली खलनायक दोनों है। बैंड के दिल में बहुत ज़्यादा और दर्शकों के रूप में हम जो अनुमान लगाते हैं वह फिल्म को इतना शानदार बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिलिन मैकक्लिनटॉक एक चरित्र का हमेशा चलने वाला नाम है। पश्चिमी फिल्मों में अंतहीन सागर में जैसे जैसे दिखते हैं और महसूस होते हैं, एक सड़क वाले कस्बे और धूप रेतीले रेगिस्तान से साहसी डाकों से सोने के दिल वाले कानूनविदों का अनुसरण करते हुए बैंड ऑफ द रिवर की अनूठी सेटिंग इसे कथानक पर विचार करने से पहले अलग कर देती है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के नज़ारे पश्चिम के जन्म पश्चिमी के स्वर्ण युग से पहले 1920 के दशक के उन शुरुआती फिल्म अभ्यासों की याद दिलाते हैं। तकनीकी रूप से जो हॉलीवुड की कैलिफोर्निया जड़ों के वास्तव जर्मन से पहले दिनों में मिसिसिपी के दूसरे और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे, और उन पूर्वजों की तरह व्यापक खुली जगह की भावना कुछ ऐसे जो जल्द ही पश्चिम की परिभाषित विशेषता बन गए। ज़्यादातर बैंड ऑफर द रिवर में अनुपस्थित है। विंचेस्टर 73 मैन का सहयोग था, जिन्हें दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत या क्लासिकल बैंड 2 साल पहले की। प्रभाव स्पष्ट, भले ही दोनों फिल्म अंत में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो। जिस तरह से विंचेस्टर की रेंजर की धार पर खेलता है, जिसमें राइफल एक किरदार से दूसरे किरदार में उछलती है, हमेशा पहुंच से बाहर, उसी तरह से बैंड भी फिल्म के प्रतिपक्ष की बदलती भूमिका पर पनपता है। सबसे हालिया फिल्म जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है एडगर राइट की बेबी ड्राइवर, जो केविन स्पेसी के किरदार को खलनायक के रूप में पेश करती है। जिम फैक्स के किरदार पर आते हैं, फिर अंत में जॉन हैम के किरदार को आखिरी बड़े बॉस के रूप में पेश करती है, लेकिन वह सभी किरदार पहले से ही कुछ हद तक खलनायक थे। बैंड ऑफ द रिवर संभवत अच्छे लोगों के संग्रह के साथ ऐसा करती है। विंचेस्टर 73 की तरह खेल में जीवन या मृत्यु का दाव इन पुरुष और महिलाओं की खलनायक में ले जाता है। इस तरह की फिल्मों में जिमी स्टेवर्ट के नायक के रूप में कास्ट करना कोई सहयोग नहीं है, जो कि उन्हें 50 के दशक में शुरुआत में ही
अपनी छवि को अलग रोशनी में ढालने के लिए कदम उठाए थे। 40 के दशक के अच्छे स्टेवर्ट जैसे इट्स एंड वंडरफुल लाइफ की जगह के गहरे संवेदनशील चरित्र ने ले ली, जिनकी अतीत और नैतिकता में उतार चढ़ाव थे। इसलिए अभिनेता का भय अल्फ्रेड हिचकॉक के साथ रिश्ता होता था। अभी अभी जिमी स्टेवर्ट है, ध्यान रहे इसलिए बैंड का गिलिन अपने सख्त व्यवहार के साथ बावजूद अभी भी पसंद करने योग्य है। लेकिन स्टेवर्ट के गिलिन में अनैतिकता की क्षमता फिल्म को प्रतिपक्षी के सवाल पर और आगे बढ़ा देती है। चूंकि ऐसे आदमी सैद्धांतिक रूप से दूसरे में खलनायक को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। यदि गिलिन जॉर्ज बेली ही की तरह एक असहाय नेक कनियत विदूषक होते हैं तो खलनायक के मोड को आसानी से गिलिन की अनिर्भीकता के कारण माना जा सकता है। चूंकि बैंड ऑफ द रिवर एक बहुत ही कम आंका गया वेस्टर्न है, इसलिए इसके निर्देशक एंथनी मान ने भी इसे शैली की तरह गुमनाम नायक कम से कम आज